हेलो एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय और आज है 10 अगस्त 2020। मैं हाजिर हूं करंट अफेयर विद स्टैटिक लेकर। साथ में जानेंगे आज का इतिहास। शुरुआत करते हैं हुबली रेलवे संग्रहालय से। अभी हाल ही में हुबली रेलवे संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया गया। पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है, तो हुबली रेलवे संग्रहालय आपका कर्नाटक राज्य में है। लेकिन इसे राष्ट्र को जब समर्पित किया गया तो इसे किसने राष्ट्र को समर्पित किया है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी। पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी दोनों अभी एट प्रेजेंट केंद्र में मंत्री हैं। और पीयूष गोयल की बात की जाती है तो ये रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री के बारे में हम इसके बारे में बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, लेकिन साथ में आज दो चीज़ें और याद रखनी हैं। ये उद्योग मंत्री भी हैं और वाणिज्य मंत्री का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए हैं। बात करें प्रहलाद जोशी की तो ये भारत के कोयला और खान मंत्री चल रहे हैं। कर्नाटक का वर्णन आया तो 3-4 चीज़ें हम कर्नाटक से साथ में याद करते चलेंगे। सबसे पहले कर्नाटक की अगर राजधानी की बात की जाती है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है कि जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में चल रहा है यानी कि कर्नाटक में। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बीएस येदुरप्पा, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल की बात करें तो वजूभाई वाला जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल चल रहे हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 चल रही है। विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने साइड में 225 लिखा हुआ है। 225 का मतलब क्या है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 333 आर्टिकल क्या कहता है कि हर राज्य की विधान सभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो विधानसभा यहाँ की जो है जिसमें 224 सीटें हैं +1, कहने का मतलब यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल ने मनोनीत कर रखा है। इसलिए टोटल सदस्य 225 हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 224। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कर्नाटक से एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको। अभी हाल ही में कासू इंडिया ऐप लॉन्च की थी और किस स्टेट ने लॉन्च की थी ऐसा पूछा जाए तो कासू इंडिया ऐप अभी कर्नाटक ने ही लॉन्च किया है। अब ये है क्या कासू इंडिया ऐप? कासू इंडिया ऐप, ध्यान रखना, जो काजू है उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएगा। जो कृषि करते हैं काजू की यानी कि खेती करते हैं काजू की, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा ताकि उनको देश की अर्थव्यवस्था में, राज्य की अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाया जा सके। तो आपको दो चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। एक तो हुबली रेलवे संग्रहालय जो है वो किस राज्य में है और अभी जिसे राष्ट्र को समर्पित किया गया तो वो कर्नाटक में है। और कासू इंडिया ऐप जो है उसका अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है उसको, तो वो किसने किया है पूछा जाए तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किस राज्य ने स्टार्ट की है, तो इसे भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर लागू किया गया है। वहाँ के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लागू की है। लेकिन इस पॉलिसी के अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि जो अर्थव्यवस्था है राज्य की उसको बढ़ाया जाए किसी तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, राज्य की हो या देश की हो, यानी कि वर्ल्ड की भी हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था डाउन में है। तो इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, साथ में जो दिल्ली में प्रदूषण होता है उसको कम करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आएंगे तो प्रदूषण आप जानते हैं कि नहीं होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो अभी एक इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी चलाई, दिल्ली ने चलाई है, उद्देश्य आपको पता चल गया होगा। लेकिन जब दिल्ली की बात आ ही गई है तो दिल्ली के बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखना जरूरी है। जैसे कि भारत की राजधानी, पूछा जा सकता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली नहीं, नई दिल्ली है, ये आपको याद रखना है। अब दिल्ली राजधानी कब बनाई गई थी, तो याद रखिएगा 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। 1912 में दिल्ली राजधानी बना दी गई थी। अगर 1931 की बात करते हैं तो 1931 में दिल्ली को पूर्णतः राजधानी बना दिया गया था।
और 69वें संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ, उसके दौरान या उसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया था। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको साथ में याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं नई औद्योगिक नीति की। अभी हाल ही में क्वेश्चन आ सकता है किस राज्य के द्वारा नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। तो औद्योगिक नीति लागू की गई है किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। अब गुजरात के द्वारा ये औद्योगिक नीति लागू की गई है, लेकिन इसको लागू किया गया, इसमें होगा क्या? इसमें बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल गुजरात सरकार जो है वो 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये इसका मेन पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। लेकिन ये जो खर्च किए जाएंगे ये किस चीज़ के लिए खर्च किए जाएंगे, यानी कि इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में आप याद रखेंगे जब इतने रुपए खर्च किए जाएंगे तो ये छोटे उद्योग जो है उनको बढ़ावा मिलेगा, साथ में बेरोजगारी को कम करेंगे यहाँ से। अब गुजरात में जब नई औद्योगिक नीति पॉलिसी लागू की गई है तो गुजरात के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जहाँ से राजधानी की अगर बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर चल रही है। बात कर रहे हैं यहाँ के सीएम की, तो गुजरात के जो अभी एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी। पता होगा आपको, बीजेपी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। राज्यपाल चल रहे हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीटें 26 हैं गुजरात में, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या याद रखिएगा 182 है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई से, और आरबीआई की बात करें तो आरबीआई स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई की अगर अभी हाल ही में बात करें तो आरबीआई ने ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट ट्रांजैक्शन को मंजूरी दे दी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने जो बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी है, एक आम आदमी को, किसी भी ग्राहक को ये मंजूरी दी है, तो कितने रुपए तक की और बिना नेट के ट्रांजैक्शन कर सकता है? तो पूछा जाए तो याद रखिएगा 200 रुपये। कहने का मतलब 200 रुपये तक की ट्रांजैक्शन जो है उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। ये आरबीआई ने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट अब बात करें तो अभी हाल ही में गोल्ड लोन से संबंधित भी आरबीआई ने एक दिशा निर्देश जारी किया था। आपको पता होगा कि कोई भी वाणिज्य बैंक है वो बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार गोल्ड लोन देते हैं। अब गोल्ड लोन क्या है कि कोई भी वाणिज्य बैंक गोल्ड लोन देता है उसकी कीमत का 75%। लेकिन 75% का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए का सोना हम वहां पर गिरवी रख रहे हैं तो आपको 75,000 रुपए ही लोन मिल पाएगा। लेकिन अभी आरबीआई ने इसको बढ़ा करके 90% कर दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी गोल्ड लोन के लिए कितने % आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो बैंकों को कहा है कि आप 90% तक लोन प्रोवाइड करा सकते हो किसी भी व्यक्ति को। आरबीआई की बात चल रही है तो 2-3 चीज़ें आपको फिर पता होनी चाहिए, जैसे कि आरबीआई की स्थापना, इसको स्टेबलाइज कब किया गया? तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्टेबलाइज किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर चल रहा है। मुंबई स्टैंड फॉर मतलब महाराष्ट्र में। गवर्नर की बात की जाती है तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसका फर्स्ट गवर्नर पूछ लेता है। तो आरबीआई का जो पहला गवर्नर है वो रहे हैं ऑसबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट देखिएगा, शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो ये पूछा जा सकता है और आपको पता भी होगा कि दिल्ली में तो ऑलरेडी भारतीय सैनिकों के लिए एक शहीद स्मारक चल रहा है। तो पूछा जा सकता है अभी हाल ही में किस देश ने घोषणा की है भारतीय सैनिकों के लिए शहीद स्मारक बनाने की? तो भारतीय सैनिकों के लिए शहीद स्मारक बनाया जाएगा और ये घोषणा की है बांग्लादेश के द्वारा। लेकिन बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के लिए ऐसा क्यों करेगा? तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश ने कहा है कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे, यानी कि बांग्लादेश को जब भारत ने आज़ाद कराया था पाकिस्तान के साथ युद्ध करके, तो जो भारतीय सैनिक वहां पर शहीद हुए हैं उनके लिए शहीद स्मारक बनाया जाएगा बांग्लादेश में। ये मंजूरी बांग्लादेश सरकार ने दे दी है। अब बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश के बारे में 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश भारत का एक तो पड़ोसी है, इसलिए इसकी राजधानी याद करना बनता है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश की करेंसी याद रखिएगा टका है। संसद बांग्लादेश की जातीय है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की प्रेजेंट शेख हसीना चल रही हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। और लास्ट में एक पॉइंट और याद रखिएगा, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो चल रहा है
वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री की। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो याद रखिएगा महिंद्रा राजपक्से। महिंद्रा राजपक्से जो कि 74 साल के हैं, उन्हें श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और एक चीज़ और साथ में याद रखना है कि ये भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं श्रीलंका के, मतलब महिंद्रा राजपक्से पहले राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, वर्तमान में इसे नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो श्रीलंका पीपल्स पार्टी है, SLPP, मतलब श्रीलंका पीपल्स पार्टी के ये व्यक्ति हैं महिंद्रा राजपक्से। शपथ इसको दिलाई गई, तो किसने शपथ दिलाई है, तो शपथ जो है वो महिंद्रा राजपक्से को वहाँ के राष्ट्रपति ने दिलाई है, जिसका नाम है गोतब्या राजपक्से। और गोतब्या राजपक्से जो हैं वो ध्यान रखिएगा श्रीलंका के राष्ट्रपति तो हैं ही, साथ में महिंद्रा राजपक्से के भाई भी हैं। और श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो राजधानी आपको पता होनी चाहिए, श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरम कोटे। और करेंसी की बात की जाती है तो श्रीलंका की करेंसी है रुपया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार 2020 की। तो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार 2020 अभी हाल ही में वितरित किए गए। पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये पुरस्कार मिला है नितिन सेठी को। नितिन सेठी को ये पुरस्कार क्यों मिला, इसने एक शीर्षक दिया था पैसा पॉलिटिक्स, तो उसके लिए इसे चुना गया है। और ये नितिन सेठी हैं कौन, तो पता होना चाहिए आपको, द हिफिंगटन पोस्ट इंडिया, जो द हिफिंगटन पोस्ट इंडिया है उसके ये डायरेक्टर हैं। ये एक न्यूज़पेपर टाइप से है और उसके अंदर ये पोस्ट लिखते हैं। और इन्होंने एक शीर्षक दिया था, पीछे 6 पोस्ट डाली थी पॉलिटिक्स के ऊपर और वो थी पैसा पॉलिटिक्स पर, तो उसके लिए इसे एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार 2020 दिया गया। लेकिन जब इसी के अंडर एक पुरस्कार और दिया गया जिसे बोला जाता है KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड 2020, ये भी एक व्यक्ति को मिला है, भारतीय व्यक्ति है वो, और उसका नाम है शिव साहे। जो शिव साहे हैं वो द हिंदू के एडिटर हैं और फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब लास्ट में नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज है 10 अगस्त और बात कर रहे हैं इतिहास की। तो 10 अगस्त 1894 को भारत के एक राष्ट्रपति का जन्म हुआ था जिसका नाम है VV गिरी। VV गिरी का जन्म हुआ 10 अगस्त 1894 को। याद रखिएगा इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है और ये भारत के राष्ट्रपति थे 1969 से 74 तक, और ये भारत के 4th राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। साथ में ध्यान रखेंगे ये भारत के 3rd उपराष्ट्रपति भी थे। इनकी डेथ 24 जून 1980 को हो जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास के साथ। थैंक यू।